तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम बात कर रहे थे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में। अगर सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 1 से 400 तक कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। यह है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है। धारा 401 है जो अपराधियों को जेल भेजने के बजाय सुधारने या डांट फटकार लगाकर छोड़ने का मौका देती है। ठीक है। सदाचार की परीक्षा पर या भर्त्सना के पश्चात छोड़ देने का आदेश। इसका क्लोज 1, यदि कोई व्यक्ति 21 वर्ष से कम आयु का नहीं है, केवल जुर्माने से या 7 वर्ष या कम कारावास से दंडनीय अपराध में दोषी होता है, या 21 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति या कोई महिला ऐसे अपराध में जो मृत्यु या आजीवन कारावास दंडनीय नहीं है दोषी होती है और उसके विरुद्ध कोई पूर्व दोषी नहीं है, तो न्यायालय उसकी आयुशील पूर्व वर्त एवं परिस्थितियां देखते हुए उसे सदाचार की परीक्षा पर छोड़ सकता है। पहली शर्त ये होगी कि अधिकतम 3 वर्ष की अवधि न्यायालय द्वारा निर्देशित तक बुलाए जाने पर उपस्थित होगा। दूसरी शर्त ये होगी कि दंडादेश पाएगा। तीसरी शर्त ये होगी कि बीच शांति बनाए रखेगा और सदाचारी रहेगा। ठीक है। परंतु यदि प्रथम अपराधी को कोई द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट जो उच्च न्यायालय द्वारा विशेष अधिकृत नहीं है दोषित करता है और उसे यह शक्ति प्रयोग करना उचित लगता है, तो वह अपनी राय अभिलिखित करेगा, मामला प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को भेजेगा और अभियुक्त को उसकी उपस्थिति हेतु भेजेगा या जमानत लेगा। इसके क्लोज 1 में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति 21 वर्ष या उससे अधिक ने ऐसा अपराध किया है जिसकी सजा सिर्फ जुर्माना या 7 वर्ष तक की जेल है, ठीक है, या 21 वर्ष से कम उम्र का लड़का या कोई महिला ऐसा अपराध करती है जिसकी सजा फांसी या आजीवन कारावास नहीं है और उनका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, तो कोर्ट उसकी उम्र, स्वभाव और परिस्थितियों को देखकर उन्हें जेल भेजने के बजाय अच्छे आचरण की शर्त पर छोड़ सकती है। इसमें शर्तें क्या होगी? इसमें शर्त ये होगी कि पहली शर्त होगी कि अधिकतम 3 साल की अवधि तक कोर्ट जब बुलाए तब हाजिर होना होगा। दूसरी शर्त ये होगी जब तब सजा पाने के लिए तैयार रहना होगा। तीसरी शर्त होगी कि इस दौरान शांति बनाए रखनी होगी और अच्छा व्यवहार रखना होगा। ठीक है। परंतु इसमें कहा गया है कि अगर यह केवल किसी सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के पास है और उनके पास यह अधिकार नहीं है, तो वह अपनी राय देकर मामला फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को भेजेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं क्लोज 2 के बारे में। यदि कार्रवाई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को भेजी गई है तो वह मजिस्ट्रेट वैसा ही दंडादेश या आदेश दे सकता है जैसा वह मूलतः दे सकता था। वह आवश्यक समझे तो अतिरिक्त जांच साक्ष्य संग्रह कर सकता है या उसके लिए निर्देश दे सकता है। इसका क्लोज 2 कहता है कि जब मामला फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास आता है तो वे खुद सजा या आदेश दे सकते हैं जैसा वे उचित समझे। ठीक है। वे चाहे तो खुद अतिरिक्त जांच देख सकते हैं या निर्देश दे सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं क्लोज 3 के बारे में। यदि कोई व्यक्ति चोरी, किसी भवन में चोरी, बेईमानी से दुर्विनियोग, छल या भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन 2 वर्ष से कम कारावास या केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध में और कोई पूर्व दोषी नहीं है दोषी होता है, तो न्यायालय अपराध की कुछ प्रकृति या परिस्थितियों को देखते हुए उसे सम्यक भर्त्सना के पश्चात छोड़ सकता है बिना दंड दिए। इसका क्लोज 3 कहता है कि अगर अपराध होता है जैसे चोरी, किसी घर में घुसना, धोखाधड़ी, छल या 2 साल से कम सजा वाला कोई छोटा अपराध और अपराधी का पुराना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, तो कोर्ट अपराध की हाल की प्रकृति को देखते हुए उसे सिर्फ चेतावनी के डांट लगाकर बिना सजा दिए हो सकती है। ठीक है। अब बात करते हैं क्लोज 4 के बारे में। यह आदेश अपीलीय न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय, शासन न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण शक्तियों के प्रयोग के दौरान भी दिया जा सकता है। इसका क्लोज 4 कहता है कि आदेश निचली अदालत ही नहीं, ठीक है, बल्कि अपील सुनने वाली अदालत या हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट भी अपनी रिवीजन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दे सकते हैं। अब बात करें क्लोज 5 के बारे में। यदि ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील की जाती है या उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय पुनरीक्षण में यह आदेश रद्द करता है, तो वह विधि अनुसार आदेश ले सकता है, परंतु वह उस न्यायालय द्वारा दी जा सकने वाली अधिकतम सजा से अधिक दंड नहीं देगा जिससे दोषी किया था। ठीक है।
क्लोज 5 कहता है कि अगर इस आदेश के खिलाफ अपील की जाती है और ऊपरी अदालत इस राहत को रद्द कर देती है तो वह कानून के मुताबिक सजा दे सकती है, लेकिन वह सजा उस सीमा से ज्यादा नहीं हो सकती है जो निचली अदालत दे सकती थी। ठीक है, अब बात करें क्लोज 6 के बारे में। धारा 140, धारा 144, धारा 414 की व्यवस्था है जहां तक संभव हो इस धारा के अंतर्गत प्रस्तुत प्रतिभुजाओं पर लागू हो। इसका क्लोज 6 कहता है कि धारा 140, धारा 140, धारा 414 के नियम जो जमानतदार देने से जुड़े, ठीक है, इस धारा के तहत दी जाने वाली जमानतें प्रतिभुजाओं पर भी लागू हो। ठीक है, क्लोज 7, परीक्षा पर छोड़ने का आदेश देने से पहले न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि अभियुक्त या उसके प्रतिभुजा का उस क्षेत्र में स्थायी निवास या नियमित आजीविका है अथवा उस अवधि के दौरान उस क्षेत्र में रहने की संभावना है जो शर्तों के पालन हेतु निर्धारित की गई। इसका क्लोज 7 कहता है कि कोर्ट आरोपी को शर्त पर छोड़ने से पहले यह सुनिश्चित करेगी कि आरोपी या उसके जमानतदार का उस इलाके में स्थायी घर या पक्का कामकाज हो, ठीक है, ताकि वह शर्तों का पालन सही से कर सके। क्लोज 8, यदि न्यायालय को यह संतोष हो जाता है कि अभियुक्त ने मुचलके की किसी शर्त का पालन करने में विफलता की है तो वह उसके पकड़े जाने हेतु वारंट जारी कर सकता है। क्लोज 8 कहता है कि अगर कोर्ट को लगता है कि अपराधी ने मुचलके का मतलब है कि बॉन्ड की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया, जैसे दोबारा अपराध करना या आदि नहीं, तो कोर्ट उसे गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी करती। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोज 9 के बारे में। ऐसे वारंट पर पकड़े जाने पर अभियुक्त को तुरंत वारंट जारी करने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाएगा। मजिस्ट्रेट उसे या तो सुनवाई तक अभिरक्षा में भेज सकता है या दंडादेश के लिए उपस्थित होने की शर्त पर पर्याप्त प्रतिभूति लेकर जमानत दे सकता है और सुनवाई के बाद दंडादेश दे सकता है। क्लोज 9 कहता है कि वारंट पर पकड़े जाने के बाद अपराधी को तुरंत संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। मजिस्ट्रेट उसे सुनवाई तक जेल भेज सकते हैं या जमानत देकर सुनवाई के बाद सजा सुना सकते हैं। अब बात करते हैं क्लोज 10 के बारे में। इस धारा का कोई भी प्रावधान अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 या किशोर न्यायालय बालकों की देखरेख संरक्षण और अधिनियम 2015 या किशोर अपराधों के उपचार प्रशिक्षण या पुनर्वास से संबंधित किसी अन्य परिस्थिति के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। इसका क्लोज 10 कहता है कि यह धारा इन कानूनों के नियमों को प्रभावित नहीं करती, मतलब अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 को प्रभावित नहीं करेगी, किशोर न्यायालय अधिनियम 2015 को प्रभावित नहीं करेगी, बच्चों और नाबालिगों के सुधार और पुनर्वास से संबंधित कोई अन्य कानून को प्रभावित नहीं करेगी। ठीक है, इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यह धारा न्यायालय को प्रथम अपराधियों को ठोस सजा देने के बजाय सुधार का अवसर देने और समाज में खूब सदाचारी जीवन जीने का मौका प्रदान करने हेतु बनाई। इसमें कहा गया है कि इस धारा का मूल उद्देश्य पहली बार अपराध करने वाले व्यक्ति को तुरंत जेल की सलाखों के पीछे भेजने के बजाय उसे सुधारने और समाज में एक अच्छा नागरिक बनकर जीने का अवसर देना है। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 402 के बारे में। ठीक है, कुछ मामलों में विशेष कारणों का अभिलिखित किया जाना। धारा 402 कहते हैं कि कुछ मामलों में विशेष कारणों का अभिलिखित किया जाना, मतलब विशेष वजहों का फैसले में दर्ज कर। पॉइंट है, किसी अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में कार्रवाई धारा 401 के अधीन या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के उपबंधों के अधीन कर सकता था। इसका पॉइंट ये कहता है कि अगर अदालत के पास किसी अभियुक्त मतलब आरोपी को धारा 401 अच्छे आचरण की शर्त या डांट फटकार कर छोड़ना या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के तहत राहत देने का विकल्प मौजूद था। किसी किशोर अपराधी के संबंध में कार्रवाई किशोर न्यायालय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अधीन या किशोर अपराधियों के उपचार प्रशिक्षण या पुनर्वास से संबंधित तत्समय परवट किसी अन्य विधि के अधीन कर सकता था। इसका पॉइंट भी कहता है कि या फिर किसी नाबालिग किशोर अपराधी
के मामले में किशोर न्यायालय अधिनियम 2015 या उससे जुड़े किसी अन्य कानून के तहत सुधार पुनर्वास की कार्रवाई करने का विकल्प मौजूद था। तब किंतु उससे ऐसा नहीं किया है, वहां वह ऐसा न करने के विशेष कारण अपने निर्णय में अभिलिखित करेगा। मतलब उसने ऐसा नहीं किया है। अगर अदालत ने ऊपर दिए गए कानून के तहत आरोपी या किशोर को सुधारने का अवसर नहीं दिया है और उसे सीधा दंड सजा दे दिया है, तो अदालत को अपने लिखित फैसले में यह विशेष कारण स्पष्ट रूप से लिखना होगा कि उसने आरोपी को इन सुधारवादी कानूनों का लाभ क्यों नहीं दिया। ठीक है, यह धारा न्यायालय को सुनिश्चित करने के लिए कहती है कि यदि वह किसी अभियुक्त या किशोर अपराधी के मामले में धारा 401 या अन्य संबंधित कानून के तहत कार्रवाई नहीं करता है, तो उसके पीछे के विशेष कारण लिखित रूप में निर्णय में दर्ज किए जाएंगे। इसका कहने का मतलब है कि यह धारा अदालत पर यह जिम्मेदारी डालती है कि वह अभियुक्तों को, मतलब विशेषकर पहली बार अपराध करने वाले किशोरों को सुधारने का मौका देने वाले कानूनों को नजरअंदाज नहीं करे। अगर अदालत उन्हें जेल भेजने का फैसला सुनाती है तो उसे इसका ठोस और विशेष कारण अपने फैसले में लिखना अनिवार्य है। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 403 के बारे में। न्यायालय का अपने निर्णय में परिवर्तन न करना। इस संहिता का तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि द्वारा जैसा उपबंधित है उसके सिवाय कोई न्यायालय जब उसने किसी मामले को निपटाने के लिए अपने निर्णय या अंतिम आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं तब लिपिकीय या गणितीय भूल को ठीक करने के सिवाय उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेगा या उसका कोई पुनर्विलोकन नहीं करेगा। केवल निम्न परिस्थिति में परिवर्तन संभव है। पहला, केवल लिप के भूल को छोड़कर। ठीक है, दूसरा, गणितीय भूल को, इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। धारा 403 का कहने का मतलब यह है कि जब कोई अदालत किसी मामले का फैसला सुना देती है और अपने निर्णय, जजमेंट या अंतिम आदेश, मतलब फाइनल ऑर्डर पर हस्ताक्षर कर देती है तो उसके बाद वह अदालत अपने ही फैसले में कोई बड़ा बदलाव या उसका पुनर्विलोकन नहीं कर सकती है। इसका अपवाद यह है कि अदालत हस्ताक्षर के बाद अपने फैसले में केवल 2 तरह की गलतियों को सुधार सकती है। पहली गलती होगी लिप के भूल, मतलब टाइपिंग की गलती लिखने में हुई या स्पेलिंग या नाम की गलती हुई है तो उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरा हो गया गणितीय भूल, मतलब हिसाब किताब, तारीख या सजा, जुर्माने की गिनती में हुई कोई छोटी गणितीय भूल में सुधार किया जा सकता है। ठीक है, अर्थात न्यायालय अपने निर्णय में केवल टाइपिंग, लिखने या गणितीय संबंधी भूल को ही सुधार सकता है, अन्यथा निर्णय में कोई परिवर्तन या पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि जज एक बार फैसला लिखकर साइन कर दे तो अपना फैसला खुद बदल नहीं सकते हैं। वह सिर्फ टाइपिंग, लिखने या गणितीय जुड़ी मामूली गलतियों को ही ठीक कर सकते हैं। अगर किसी पक्ष को फैसले से आपत्ति है तो उसे ऊपरी अदालत में अपील या रिवीजन में जाना होगा। वही अदालत अपने ही फैसले को दोबारा नहीं बदल सकती है। ठीक है, इसका कहने का मतलब यह है कि जिस अदालत ने एक बार फैसला दे दिया है और उसमें कोई मिस्टेक हुई है और मिस्टेक ऐसी हुई है कि जिसको बदला नहीं जा सकता है, उसमें 2 गलतियों को सुधारा जा सकता है। एक हो गया केवल लिख के भूल, दूसरा हो गया गणितीय भूल। इन 2 गलतियों को सुधारा जा सकता है, बाकी किसी भी गलती को सुधारा नहीं जा सकता है। अगर उसमें कोई ऐसी मिस्टेक हुई है तो वह अदालत अपनी गलती को खुद से नहीं सुधार सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 404 के बारे में। अभियुक्त और अन्य व्यक्ति को निर्णय की प्रति का दिया जाना। क्लॉज 1, जब अभियुक्त को कारावास दंडादेश दिया जाता है तब निर्णय के सुनाए जाने के पश्चात निर्णय की एक प्रति उसे निःशुल्क तुरंत दी जाएगी। धारा 404 का क्लॉज 1 कहता है कि जब भी किसी अभियुक्त, मतलब आरोपी को जेल, मतलब कारावास की सजा सुनाई जाती है तो फैसला सुनाते ही तुरंत उसे निर्णय की एक कॉपी बिल्कुल मुफ्त दी जाए। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। तो अभियुक्त के आवेदन पर निर्णय की एक प्रमाणित प्रति या जब वह चाहे तब, यदि व्यवहार्य है तो उसकी भाषा में या न्यायालय की भाषा में उसका अनुवाद अविलंब उसे दिया जाएगा और जहां निर्णय के अभियुक्त का द्वारा अपील हो सकती है वहां प्रत्येक दशा में ऐसी प्रति निःशुल्क दी जाएगी। परंतु जहां मृत्यु का दंडादेश या उच्च न्यायालय द्वारा पारित या पुष्ट किया जाता है वहां निर्णय की प्रमाणित प्रति अभियुक्त को तुरंत निःशुल्क दी जाएगी, चाहे वह उसके लिए आवेदन करे या न करे। इसका क्लॉज 2 कहता है कि आरोपी के आवेदन करने पर उसे फैसले की प्रमाणित कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी
बिना देरी के दी जाएगी। अगर संभव हो तो उसकी अपनी भाषा में या कोर्ट की भाषा में उसका अनुवाद भी दिया जाएगा, ठीक है। जहां फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है वहां आरोपी कॉपी मुफ्त दी जाएगी। परंतु विशेष नियम यह है कि अगर आरोपी को फांसी की सजा या मतलब मृत्युदंड दी गई है या हाई कोर्ट द्वारा उसकी पुष्टि की गई है तो आरोपी को फैसले की कॉपी तुरंत और मुफ्त दी जाएगी, चाहे वह उसके लिए आवेदन करे या नहीं करे, ठीक है। क्लोज 3 उपधारा 2 के उपबंध धारा 136 के अधीन आदेश के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वह उस निर्णय के संबंध में लागू होते हैं जिसकी अभियुक्त अपील कर सकता है। इसका क्लोज 3 कहता है कि उपधारा 2 के नियम मतलब धारा 136 के तहत दिए गए आदेशों पर भी ठीक उसी तरह लागू होंगे जैसे वह उस निर्णय पर लागू होते हैं जिसकी अपील आरोपी कर सकता है, ठीक। इसका क्लोज 4 जब अभियुक्त को किसी न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश दिया जाता है और ऐसे निर्णय से साधाधिकार अपील होती है तो न्यायालय उसे उस अवधि की जानकारी देगा जिसके भीतर यदि वह चाहे तो अपील कर सकेगा। इसका क्लोज 4 कहता है कि जब कोर्ट किसी अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाती है और वह उस फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार होता है तो कोर्ट आरोपी को यह जानकारी भी देगी कि उसके पास अपील करने के लिए कितना समय है, ठीक है। क्लोज 5 के बारे में बात करें उपधारा 2 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय किसी दंडाधीश न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आदेश द्वारा प्रभावित व्यक्ति को इस आवेदन करने पर और विहित प्रभाव देने पर ऐसे निर्णय या आदेश की या किसी अभिशासक या अभिलेख के अन्य भाग की प्रति दी जाएगी। परंतु यदि न्यायालय किन्हीं विशेष कारणों से ठीक समझता है तो उसे वह निःशुल्क भी दे सकेगा। परंतु यह और कि न्यायालय राज्य सरकार को अभियोजन अधिकारी द्वारा इस निर्णित किए गए आवेदन पर ऐसे निर्णय आदेश अभिसाक्षी अभिलेख की स्थापित प्रति निःशुल्क उपलब्ध कराएगा। इसका क्लोज 5 कहता है कि फैसले या आदेश से प्रभावित किसी भी व्यक्ति जैसे पीड़ित या उसका परिवार को आवेदन करने और निर्धारित फीस देने पर फैसले गवाही या रिकॉर्ड की कॉपी दी जाएगी। परंतु कोर्ट चाहे तो विशेष कारणों से इसे फ्री भी दे सकती है। राज्य सरकार या सरकारी वकील द्वारा आवेदन करने पर कोर्ट उन्हें फैसले या आदेश या गवाही की सत्यापित कॉपी मुफ्त में उपलब्ध कराएगी, ठीक है। अब बात करते हैं क्लोज 6 के बारे में। उच्च न्यायालय नियमों द्वारा उपबंध कर सकेगा कि किसी बांडिक न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश की प्रतियों ऐसे व्यक्ति को जो निर्णय या आदेश द्वारा प्रभावित न हो उसे उस व्यक्ति द्वारा ऐसी फीस दिए जाने पर ऐसी शर्तों के अधीन दे दी जाए जो उच्च न्यायालय ऐसे नियमों द्वारा उपबंधित करे। इसका क्लोज 6 कहता है कि अगर नागरिक या अन्य व्यक्ति के लिए नियम मतलब हाई कोर्ट ऐसे नियम बना सकता है कि जो व्यक्ति उस फैसले से सीधे प्रभावित नहीं है उसे भी कोर्ट की फीस देने और तय शर्तों को पूरा करने पर फैसले आदेश की कॉपी दी जाएगी, ठीक है। इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। निर्णय की प्रति अभियुक्त को निःशुल्क और अविलंब देना अनिवार्य है। मृत्यु दंड मामलों में यह अधिकार और भी सख्त है। अन्य प्रभावित व्यक्तियों को भी आवेदन पर प्रति मिल सकती है। राज्य सरकार और अभियोजन अधिकारियों को भी सत्यापित प्रति निःशुल्क मिलेगी। इसमें कहा गया है कि फैसले की कॉपी आरोपी को बिना देरी और मुफ्त देना अनिवार्य है। दूसरे पॉइंट में कहा गया कि मृत्युदंड मतलब फांसी के मामलों में यह अधिकार और भी सख्त और गति से होता है। पॉइंट 3 में कहा है कि पीड़ित या अन्य प्रभावित व्यक्ति को आवेदन और फीस देने कॉपी मिल सकती है विशेष स्थिति में मुफ्त भी, ठीक है। चौथे पॉइंट में कहा गया है कि राज्य सरकार और अभियोजन अधिकारी को सत्यापित प्रति हमेशा मुफ्त मिलती है, ठीक है। अब बात करते हैं धारा 405 के बारे में। निर्णय का अनुवाद कब किया जाएगा? मूल निर्णय कार्रवाई के अभिलेख में फाइल किया जाएगा और जहां मूल निर्णय ऐसी भाषा में अभिलिखित किया गया है जो से निम्न है और यदि दोनों में से कोई एक पक्षकार अपेक्षा करता है तो न्यायालय की भाषा में उसका अनुवाद अभिलेख में जोड़ दिया जाएगा। मतलब निर्णय की मूल प्रति अभिलेख में फाइल की जाएगी। दूसरा है कि यदि मूल निर्णय ऐसी भाषा में है जो न्यायालय की भाषा से भिन्न है और यदि दोनों में से कोई एक पक्षकार अनुवाद की अपेक्षा करता है निर्णय का न्यायालय की भाषा में अनुवाद अभिलेख में जोड़ दिया जाएगा। इसका कहने का मतलब यह है कि कोर्ट का जो असली
मूल फैसला मतलब ओरिजिनल जजमेंट होता है, उसे केस की मुख्य फाइल में रिकॉर्ड में सुरक्षित शामिल किया जाएगा। अगर कोर्ट का मूल फैसला किसी ऐसी भाषा में लिखा गया है जो उस अदालत की आधिकारिक भाषा से अलग है और केस से जुड़ा कोई भी पक्ष, चाहे आरोपी हो या शिकायतकर्ता, पीड़ित यह मांग करता है कि फैसले का अनुवाद होना चाहिए, तो कोर्ट उस फैसले का अपनी आधिकारिक भाषा में अनुवाद करवाकर केस की फाइल रिकॉर्ड के साथ जोड़ दे। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। निर्णय की पारदर्शिता, पक्षकारों को न्यायिक प्रक्रियाओं को समझने में सहायता प्रदान करना इस प्रावधान का उद्देश्य है। इसका कहने का मतलब यह है कि इस नियम का मुख्य मकसद न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता रखना है, ठीक है, ताकि केस से जुड़े किसी भी पक्ष को फैसला अपनी या अदालत की समझ में आने वाली भाषा में आसानी से समझा जा सके। ठीक है, बात करते हैं धारा 406 के बारे में। सेशन न्यायालय द्वारा निष्कर्ष और दंडादेश की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजना। ऐसे न्यायालय में जिनका विचारण सेशन न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया है, यथास्थिति न्यायालय या मजिस्ट्रेट अपने निरीक्षण और दंडादेश की यदि कोई हो एक प्रति उस जिला मजिस्ट्रेट को भेज देगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर विचारणा किया गया है। मतलब किसके द्वारा? सेशन न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा भेजा जाएगा। क्या भेजा जाएगा? दंडादेश, निष्कर्ष की प्रति, दंडादेश की प्रति यदि कोई हो। किसे भेजा जाएगा? जिला मजिस्ट्रेट। इस सेक्शन का कहने का मतलब यह है कि फैसला सुनाने वाली अदालत सेशन न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होगी। ठीक है, अदालत द्वारा दिए गए फैसले के निष्कर्ष की प्रति यदि आरोपी को कोई सजा दी गई है तो उस दंडादेश की एक कॉपी यदि प्रति संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। ठीक है, मामला जिस जिला मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत चलाया गया है उसी जिले के डीएम को यह प्रति भेजी जाएगी। किस स्थान पर विचारण हुआ है? जिस जिला मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता के भीतर विचारण किया गया है उसे प्रति भेज दी जाएगी। मतलब मामला जिस जिला मजिस्ट्रेट के स्थानीय अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत चलाया गया है उसी जिले के डीएम को यह प्रति भेज दी जाएगी। ठीक है, हमारे 29 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 30। ठीक है, जिसमें धारा 407 सेशन न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। मृत्यु दंडादेशों का पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। क्लोज 1, जब सेशन न्यायालय मृत्यु दंडादेश देता है तब कार्रवाई उच्च न्यायालय को तुरंत प्रस्तुत की जाएगी और दंडादेश तब तक निष्पादित नहीं किया जाएगा जब तक वह उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट नहीं कर दिया जाए। इसका क्लोज 1 कहता है कि जब भी सेशन न्यायालय किसी अपराधी को मृत्यु दंडादेश मतलब फांसी की सजा सुनाता है तो उस केस की पूरी कार्रवाई तुरंत उच्च न्यायालय हाईकोर्ट को भेजी जाएगी। ठीक है, क्लोज टू दंडादेश पारित करने वाला न्यायालय वारंट के अधीन दोषित व्यक्ति कारागार को अभिरक्षा के लिए सुपुर्द करेगा। इसका क्लोज टू कहता है कि फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायालय एक वारंट जारी करेगा। उस वारंट के आधार पर दोषी ठहराए गए व्यक्ति को फैसला आने के बाद सुरक्षित कस्टडी के लिए कारागार के हवाले कर दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 408 के बारे में। अतिरिक्त जांच किए जाने के लिए या अतिरिक्त साक्ष्य लिए जाने के लिए निर्देश देने की शक्ति है। क्लोज 1, यदि किसी कार्रवाई के प्रस्तुत किए जाने पर उच्च न्यायालय ठीक समझता है कि दोषित व्यक्ति के दोषी या निर्दोष होने से संबंधित किसी प्रश्न पर अतिरिक्त जांच की जाए या अतिरिक्त साक्ष्य लिया जाए तो सभी ऐसी जांच कर सकेगा, ऐसा साक्ष्य ले सकेगा, ऐसे सेशन न्यायालय द्वारा किए जाने या लिए जाने का निर्देश दे सकेगा। इसका क्लोज 1 कहता है कि जब सेशन कोर्ट द्वारा फांसी की सजा या मामला हाई कोर्ट के पास पुष्ट के लिए आता है और हाई कोर्ट को लगता है कि आरोपी के दोषी या निर्दोष होने पर कोई संदेह है तो हाई कोर्ट खुद अतिरिक्त जांच कर सकता है या अतिरिक्त सबूत ले सकता है या वह सेशन न्यायालय को आदेश देकर अतिरिक्त जांच या सबूत इकट्ठा करने का आदेश दे सकता है। ठीक है, क्लोज टू, जब तक उच्च न्यायालय अन्यथा निर्देश न दे दोषित व्यक्ति को जांच किए जाने या साक्ष्य लिए जाने के समय उपस्थित होने से मुक्ति दी जा सकेगी। इसका क्लोज टू कहता है कि जब तक हाई कोर्ट अब कोई अलग से आदेश न दे तब तक इस अतिरिक्त जांच सबूत लेने की प्रक्रिया के दौरान दोषी व्यक्ति को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से मौजूद होने से छूट दी जा सकती है। ठीक है, क्लोज 3,
जब उच्च न्यायालय द्वारा जांच नहीं की गई है या साक्ष्य नहीं लिया गया है, यदि कोई हो, तब ऐसी जांच या साक्ष्य का परिणाम प्रमाणित करके उस न्यायालय को भेजा जाएगा। इसका क्लोज 3 कहता है कि अगर अतिरिक्त जांच या सबूत लेने का हाई कोर्ट ने खुद नहीं किया है, यानी सेशन कोर्ट ने किया है, तो सेशन कोर्ट उस जांच या सबूत के नतीजे को प्रमाणित करके वापस हाई कोर्ट को भेजेगा। ठीक है। धारा 409 दंडादेश को पुष्ट करने या दोषी शून्य करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। पॉइंट ए, दंडादेश की पुष्टि कर सकेगा या विधि द्वारा समर्थित कोई अन्य दंडादेश दे सकेगा। इसका पॉइंट ए कहता है कि उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट द्वारा दी गई फांसी की सजा की पुष्टि कर सकता है या कानून के तहत सही ठहराई जाने वाली कोई अन्य सजा जैसे उम्र कैद दे सकता है। ठीक है। पॉइंट बी, दोषी को शून्य कर सकेगा और अभियुक्त को किसी ऐसे अपराध के लिए दोषित कर सकेगा जिसके लिए सेशन न्यायालय उसे दोषित कर सकता था या उसी या संशोधित आरोप पर न्याय विचारण का आदेश दे सकता है। इसका पॉइंट भी कहता है कि उच्च न्यायालय सेशन कोर्ट के दोषी ठहराने के फैसले को सुनने मतलब रद्द कर सकता है। वह अभियुक्त को किसी अन्य ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहरा सकता है जिसके लिए सेशन कोर्ट उसे दोषी ठहरा सकती थी। वह उसी आरोप पर या आरोप में बदलाव संशोधन करके नए सिरे से ट्रायल चलाने का आदेश दे सकता है। पॉइंट सी, अभियुक्त व्यक्ति को दोषित कर सकेगा। इसका पॉइंट सी कहता है कि उच्च न्यायालय के पास यह अधिकार भी है कि वह अभियुक्त व्यक्ति को दोषित कर सकता है, परंतु यदि कोई आदेश इस धारा के अधीन तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक अपील करने के लिए अनुज्ञात अवधि समाप्त न हो गई हो, या यदि ऐसी अवधि के अंदर अपील प्रस्तुत कर दी गई है तो जब तक उस अपील का निपटारा नहीं हो गया हो। इसमें कहा गया है कि फांसी की सजा को कन्फर्म करने का आदेश हाईकोर्ट तब तक नहीं देगा जब तक कि अभियुक्त के लिए अपील करने का तय समय खत्म न हो गया हो। अगर तय समय के भीतर अपील दायर कर दी गई है तो तब तक उस अपील का पूरी तरह निपटारा न हो जाए। ठीक है। अब बात करते हैं धारा 410 के बारे में। दंडादेश की पुष्टि या नए दंडादेश का 2 न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना। इस प्रकार प्रस्तुत प्रत्येक मामले में उच्च न्यायालय द्वारा दंडादेश का पुष्टिकरण या उसके द्वारा पारित कोई न्याय दंडादेश का आदेश, यदि ऐसे न्यायालय में 2 या अधिक न्यायाधीश हो तो उनमें से कम न्यायाधीशों द्वारा किया जाएगा, पारित और हस्ताक्षरित किया जाएगा। धारा 407 के अधीन मामला उच्च न्यायालय को प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद यदि उच्च न्यायालय में 2 या अधिक न्यायाधीश हो तो कम से कम 2 न्यायाधीश होने चाहिए। ठीक है। दंडादेश की पुष्टि न्याय दंडादेश या आदेश उन्हीं में से कम 2 न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा। ठीक है। ऐसा आदेश पारित आदेश हस्ताक्षरित किया जाएगा। इसका कहने का मतलब यह है कि धारा 407 के तहत जब सेशन कोर्ट द्वारा दी गई फांसी की सजा का मामला उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट में पुष्टि के लिए भेजा जाता है, कम से कम 2 जजों की बेंच होनी चाहिए। यदि उच्च न्यायालय में 2 या उससे अधिक न्यायाधीश है तो ऐसे मामले की सुनवाई और फैसला कम से कम 2 न्यायाधीश द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद सजा की पुष्टि करने का फैसला मतलब सजा में बदलाव करनी, जैसे फांसी को उम्र कैद में बदलने का फैसला या कोई अन्य आदेश पारित करना है, तब यह सब निर्णय दोनों जजों की सहमति से लिया जाएगा। ठीक है। दोनों जजों के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे, मतलब ऐसा कोई भी आदेश पारित होने के बाद उस पर उच्च न्यायालय के कम से कम 2 न्यायाधीशों के हस्ताक्षर होने अनिवार्य होंगे। ठीक है। जैसा आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने अभी बताया। ठीक है। अब इसका सार देख लेते हैं। इस धारा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मृत्यु दंड जैसे गंभीर मामलों में दंडादेश की पुष्टि या परिवर्तन का निर्णय कम से कम 2 न्यायाधीशों की और हस्ताक्षर से ही, जिससे न्यायाधीश निर्णय में अधिक निष्पक्ष और गंभीरता बनी रहे। इसमें कहा गया है कि मृत्युदंड मतलब फांसी एक अत्यंत गंभीर सजा है। ठीक है। इस धारा का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि फांसी की पुष्टि या उसमें बदलाव का फैसला केवल एक जज की व्यक्तिगत राय न होकर कम से कम 2 न्यायाधीशों का सामूहिक और सोच समझकर लिया गया निर्णय हो। यह प्रावधान न्यायिक प्रक्रिया में निष्पक्षता और गंभीरता बनाए रखने के लिए बनाया गया है। ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।